फ्रेंड्स, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ आगे नेक्स्ट पार्ट जो इस चैप्टर का था। उसमें क्या है कि जो सत्यजीत रे है वो अपनी स्ट्रगल के बारे में बता रहे हैं कि मैंने एक एक अपनी क्रिएटिव आर्ट से लेकर दूसरी क्रिएटिव आर्ट में मेरा जो चेंज था उसके उसमें मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन मैं धीरे धीरे मैंने उसे ओवरकम किया और उसकी उसके रिगार्डिंग मुझे कैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की, कैसे मुझे समझ में आया कि किस चीज़ को कैसे इजीली करते हैं, कौन सी चीज़ मुश्किल होती है, कौन सी चीज़ को नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ मुझे समझ में आया। नेक्स्ट आगे वो बताते हैं, वॉज आई कॉन्शियस ऑफ दिस एस्पेक्ट व्हेन आई फर्स्ट मेड माई ट्रांजिशन फ्रॉम अ सेफ डेस्क जॉब टू द अनसर्टेनिटीज ऑफ शूटिंग अ प्रोजेक्टेड एपिक इन द अनग्लैमरस बैकवुड्स ऑफ ए बंगाली विलेज। आगे वो बताते हैं कि कैसे ये मेरे लिए आसान नहीं था कि कहाँ तो मुझे एक बिल्कुल साफ़ सुथरी सिंपल सी जॉब थी मेरी, कि अच्छी अच्छी जगह पर बैठकर अच्छी लोकेशन में बैठकर कोई काम करना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का या कुछ भी अच्छा काम करना है, और एकदम से ही मेरा चेंज आ गया। कहाँ मैं जंगलों में घूम रहा हूँ अनग्लैमरस, जो कि इतनी कोई चीज़ है कि शूटिंग के लिए मुझे कभी जंगल में भी जाना पड़ता है, कभी किसी ऐसी जगह में भी जाना पड़ता है जहाँ पर जो चीज़ चकाचौंध से बिल्कुल दूर है। तो ऐसे बंगाली विलेजेस भी में भी मुझे जाना पड़ा, तो मुझे ऐसे देखना पड़ता था कि कुछ चीज़ें थी जो बहुत मुश्किल थी, तो वहाँ पर भी मैं गया, वहाँ पर भी मैंने चीज़ों को सीखा। तो वो कह रहे कि आगे मुझे मेरा मेरा जो पर्पस था, मैंने ये सोचा था कि मैं कुछ ऐसी ऐसी पिक्चर बनाऊंगा जो कि लीक से हटके हो, जो कि कुछ जिसका कि जो कि लीक से हटके हो, जिसका कि असर जो है वो अच्छा आए, जो कि देखने में अच्छी लगे, जो कि ऑडियंस को पसंद आए। I often put myself this question trying to get the main springs of a adventure that was to say the least hazardous. I know one thing for certain, that I had no intention of making an exotic film. I know that I was going to do was ऑफ ऑफ बीट वगैरह। ऑफ बीट था मेरा काम, मेरा कोई वो नहीं था जिस तरह बाकी सभी अपना काम बना रहे हैं, जिस तरह की सिंपल सी फिल्म्स पहले बन रही हैं, थोड़ी सी ग्लैमरस, थोड़ी सी एसोटिक, थोड़ी सी चकाचौंध वाली, थोड़ी सी जिसमें कुछ इस तरह के वल्गैरिटी हो, इस तरह से मेरा मेरा कोई इस तरह से इरादा नहीं था। मैं प्योरली अपना एक मैं एक आर्टिस्टिक पर्सन था, और मैं एक आर्टफुल ही फिल्म बनाना चाहता था, जिसमें कि स्किल मेरा शो हो, जिसमें कि मेरा आर्ट शो हो। इस तरह से मैं कुछ दुनिया के सामने प्रेजेंट करना चाहता था। आई हैड बेसिकली गुड प्रॉपर्टी एज द से इन पत्थर पंचाली। I will well, it was a well-loved story and one that was widely read and praised, but the film industry in Bengal at that time was geared to the so-called safe conventional approach. Nobody has ever heard of a film being made by somebody who had not spent at least 6 years mooching around in film studio in some capacity or another. उस टाइम पे लोगों को ये आदत नहीं थी कि ऐसी फिल्म कुछ लीक से हटकर, कुछ ऑफ बिट, कुछ जो कि चीज़ चल रही है उससे अलग कोई ऐसी मूवी उनके सामने आए और वो उसको पसंद करे, उसके बारे में सोचे, उसको देखें, उसको समझे, सराहें। ऐसा ऐसा नहीं था उस टाइम पे। सब वही सेम सेम पैटर्न को फॉलो करने वाली मूवीज़ बनाते थे, और ऑडियंस भी उसी को ही पसंद करती थी और ऐसा ही देखना चाहती थी। तो ऐसा कोई भी पर्सन जो कि जिसने कि बहुत धक्के खाए हों, भीख मांगी हो, लोगों के स्टूडियो में जाकर, लोगों के घरों में जाकर, लोगों के ऑफिस में जाकर, इस तरह से किसी पर्सन के बारे में जानना, समझना, उसकी कला को समझना, ऐसा उस टाइम पे कोई कल्चर नहीं था, ऐसी कोई विचारधारा नहीं थी। Although I was convinced that I was armed with a formidable array of theoretical knowledge, filmmaking seemed a terribly hard job in the beginning. अगर कि मेरे पास क्या था, फॉर्मिडेबल एरे मीन्स बहुत बड़ा लंबा जो किसी चीज़ का प्रदर्शन। मेरे पास बहुत बड़ा प्रदर्शन था कि जिसमें मुझे थ्योरेटिकल नॉलेज थी लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी। वो मुझे मिली पत्थर पंचाली से। कह रहे कि मेरे पास एक सिंपल सा शूट था जिसमें अप्पू को अपनी सिस्टर के पास चल कर आना था। वो एक छोटा सा शूट भी करना मेरे लिए मुश्किल हो गया, उसको समझाना कि किस कन्विक्शन के साथ करना है, कैसे तुम्हें अपने जेस्चर्स को दिखाना है, एक्सप्रेशंस को दिखाना है, किस तरह से मुड़ना है, किस तरह से सामने देखना है। तो ये चीज़ मेरे लिए इतनी मुश्किल हो गई। लेकिन हॉलीवुड में वो कह रहे कि जितना हॉलीवुड में एक पूरी सैन्य प्रदर्शन वाली कोई फिल्म है, वो भी शायद इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन जितनी मेरे लिए ये एक सिंपल सा सीन शूट करना हो गया। वहाँ पर जैसे पूरा सैन्य प्रदर्शन करने वाली कोई सीन हो, वहाँ पर हर चीज़ जो है क्या है कि
विलियर टाइप, जैसे किसी एक पर्सन को दे दिया जिसको कि इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन उसको ये सब उनको हैंडल करना आता था कि कैसे इतनी बड़ी यूनिट को हैंडल किया जा सकता है। उस तरीके से वो शूट करना शायद ज़्यादा इजी होगा, बजाय कि जो पर्सन एक प्रोफेशनल नहीं है उसको छोटी सी चीज़ भी समझाना वो ज़्यादा मुश्किल मेरे को लग रहा था। ये सब मैंने टाइम के साथ सीखा, टाइम के साथ समझा कि जो अंदर वाली फीलिंग्स हैं उसको बाहर कैसे लेकर आना है, कैसे कन्विक्शन के साथ अगले पर्सन को समझाना है, ये चीज़ मैंने बाय द टाइम ही सीखा और ये बाय द टाइम ही धीरे धीरे आता है। If this first shoot pulled me up and taught me a lesson, it was also an eye opener. It revealed to me the most challenging aspect of filmmaking. वगैरह कि ये मेरे लिए तो एक आई ओपनर के जैसे था, मेरी आंखें खुल गई। ये चीज़ उसने मेरे को बहुत बड़ा लेसन दिया। मेरे को लग रहा था कि इसमें फिल्म बनाने में क्या है, कुछ नई फिल्म एक्सपेरिमेंट करने में क्या है, छोटा सा सीन शूट करने में क्या है, सब कुछ हो जाएगा, इजी है ये। लेकिन मेरी आंखें खुली, मुझे समझ में आया कि कोई भी चीज़ है वो छोटी नहीं होती, हर चीज़ हम धीरे धीरे करके ही सीखते हैं। और मुझे सिनेमा की बहुत छोटी बड़ी बारीकियों का इसके थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू पता चला। आई लाइक टू थिंक इट वॉज a shrewd move on my part to have selected for my first film a story where one had to put the emphasis on human aspect। फिर वो कहते हैं कि मुझे ये लगा कि मेरा ये श्रूड मीन्स बहुत चालाक मूव था कि एक पहली फिल्म को, ऐसी फिल्म को चूज़ करना जिसको कि मुझे नहीं पता था कि बॉक्स ऑफिस पर चलेगी कि नहीं चलेगी, लोगों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि ये ह्यूमन एस्पेक्ट, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस थी कि कैसे इंसान के अंदर दिमाग में क्या चलता है, वो किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से उसका बर्ताव होता है, उसके ऊपर बेस थी। मुझे नहीं पता था कि कौन सी चीज़ बहुत अच्छी पसंद आएगी, कौन सी चीज़ बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगी, मेरी सारी मेहनत ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैंने जैसे कैसे करके मीन्स एंड एंड्स की जो भी हमारे पास साधन है उसको लक्ष्य की ओर कैसे लेकर जाना है, चाहे थोड़े चाहे बड़े हैं, लेकिन मैंने अपने वगैरह की बहुत जितने भी मेरे पास साधन थे उनको मैंने पूरा यूज़ करके अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे करके आगे बढ़ता चला गया। फिर वो कहते हैं कि आगे मेरे साथ ऐसा एक म्यूज़िक रूम में इंसिडेंट हुआ था जब मैं वो फिल्म बना रहा था कि मैंने क्या किया उसके लिए, मुझे जो सेटअप चाहिए था, मुझे जो सारा सीन चाहिए था सारी मूवी के लिए, वो सब कुछ मैंने ऐसा बहुत बड़ा कर लिया। ऐसी जगह पर मैंने वो सेटअप लगा लिया जो जहाँ की बिल्डिंग बहुत हिल रही थी, कभी भी टूट सकती थी, मुर्शिदाबाद में। वहाँ पर मैंने इतना बड़ा सेटअप लगा लिया जिसमें जहाँ पर क्रेन चाहिए थी, जहाँ पर बहुत सारे मीन्स चाहिए थे, बहुत सारे लोग चाहिए थे, बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, उसके बाद ही वो सब कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन मैंने बाय द टाइम रियलाइज़ किया कि ये चीज़ जो है मेरे लिए सूटेबल नहीं थी, ये मुझे इतना बड़ा सेटअप स्टार्टिंग में ही नहीं करना चाहिए था, धीरे धीरे इस प्रोसेस को आगे लेके जाना चाहिए। वो क्या कहते हैं कि शायद मुझे लगा कि मुझे अभी कैंस, जो कांस अवार्ड होते हैं वहाँ पर मुझे अवार्ड मिला तो मुझे वहाँ से कुछ साधन मिल जाएंगे क्या, वहाँ पे मुझे क्रेन मिल जाएगी, कुछ और जो भी चीज़ चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे बहुत प्रॉब्लम आई। एब्जेक्ट डिके मीन्स बहुत बुरे तरीके से ख़त्म होने वाला, क्योंकि अभी वो नए थे इस फील्ड में, तो उन्हें लगा था कि लोग जो है हेल्पफुल होंगे, मदद कर ही देंगे, क्योंकि मुझे अभी अवार्ड भी मिला है। लेकिन मुझे धीरे धीरे पता चला कि वहाँ पर करप्शन भी बहुत ज़्यादा, हर जगह ही जैसे हमें करप्शन मिल जाती है। एनर्मस हंक ऑफ contraption arrived on the top of the trunk। वो आगे कह रहे कि जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में विचित्र चीज़ है कि एक ट्रक में भरकर, जैसे वो क्रेन ने आना था, वो मुझे बताया गया था कि 1 वीक तक आप रख सकते हो, 1 सप्ताह तक। लेकिन बाद में मुझे बार बार उनके नोटिस आने लग गए कि हमें अब हमारी बैग, जहाँ सेंट बैग वगैरह की, हमें हमारी वापस चाहिए क्रेन, तो आप जल्दी से जल्दी वापस भिजवा दो। तो इस तरह की मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ी। अब क्योंकि एकदम से नोटिस आ गया क्रेन वापस करने का, तो वो कह रहे कि मुझे एकदम से शाम को नोटिस आया, रात को मुझे भिजवाना पड़ा, बहुत सारे कुलीस वगैरह इकट्ठे करने पड़े, बहुत सारा सेटअप को एकदम से ख़त्म करना पड़ा। तो वहाँ पर ऐसे भागम भाग में ऐसे अफड़ा दफड़ी में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीज़ें इधर उधर बिखर गई, टूट गई, क्रेन टूट गई, वहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी थी वो टूट गई। इस चक्कर में लोगों की, कईयों की बहुत सारी जख्मी भी हो गए, एक आध कुली की डेथ भी हो गई। तो तब वो कहते हैं कि मुझे समझ में आया कि कोई भी चीज़ इंस्टेंट इतनी, मतलब बड़े बड़े लेवल पे नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे ही हर चीज़ करनी चाहिए।
फिर आगे फिर से वो अपने साधनों की बात बताते हैं कि कैसे जो जिस जैसे हमारे पास साधन हो कई बार वो भी कम पड़ जाते हैं। वो एक एग्जांपल बताया 1962 में उन्होंने एक सोचा कि मैं फिल्म में कलर में, क्योंकि उस टाइम पे ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स बनती थी, तो वो सोचते कि चलो मैं एक कलर्ड फिल्म बनाने की ट्राई करता हूँ। लेकिन फिर मुझे बाद में समझ में आया उसमें उसके लिए बहुत सारी लाइट्स चाहिए होती है, इंटीरियर्स चाहिए होते हैं, लोग चाहिए होते हैं, स्टूडियो चाहिए होते हैं, ये सब मुझे चाहिए होता है कोई भी फिल्म को कलरफुल बनाने के लिए। और ये सब कुछ मुझे बॉम्बे और मद्रास में तो मिल जाना था अच्छा सस्ता, लेकिन बंगाली फिल्म के लिए मुझे ये सब बनाने के लिए बहुत ही महंगा पड़ना था। तो उसके लिए मुझे ये सब कुछ करने के लिए वो कह रहे कि अच्छी फिल्म, अच्छी लैंग्वेज जो है वो कुछ भी फ्लुएंट बनाने के लिए ये सब कुछ ईजी नहीं होता। इसके लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, पूरा सेटअप बनाना पड़ता है, तभी हमें जो है नई अच्छी फिल्म हम बना सकते हैं।